हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कई तरह के मामलों के साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी किए गए चालानों का निपटारा भी होगा। किस तरह की तैयारी के बाद लोक अदालत में चालान को माफ करवाया जाएगा? लोक अदालत में जाने से पहले सबसे जरूरी काम टोकन को लेना होगा। इसके बाद लोक अदालत में जाते हुए चालान की कॉपी, वाहन के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, टोकन के साथ ही सभी जरूरी दस्तावेजों को अपने साथ लेकर जाना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के 12 निलंबित पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने इन पार्षदों को पार्टी में शामिल करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव की संपत्ति की जांच का मुद्दा फिर गर्मा चुका है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि औपचारिक आवेदन मिलने पर सरकार जांच कर सकती है। आरजेडी सुप्रीमो के कौटिल्य नगर स्थित नए घर और जमीन को लेकर विवाद है, जिस पर जेडीयू ने दान के नाम पर राजनीतिक फायदे का आरोप लगाया। सरकार भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के खिलाफ सख्त है और नियमानुसार शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने हेतु राजस्व खातों को QR कोड से जोड़ा जाएगा। इसमें जन्म, मृत्यु, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे सरकारी स्कूलों का भुगतान डिजिटल रूप से आसान होगा। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाएगी और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में गुरुवार से मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी जिलों में कोटे की दुकानों से राशन मिलेगा। 23 जिलों में अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 11 किलो चावल और 10 किलो ज्वार बाजरा दिया जाएगा। शेष जिलों में प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। वितरण सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और दोपहर से 2 से शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं दोस्तों देखिए, शशि थरूर ने बुधवार को वेनेजुएला में हाल ही में हुए अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन पर गहरी चिंता जताई और राष्ट्रपति को पकड़ने को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी ऑपरेशन संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में बल का इस्तेमाल न करने के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश में SIR अभियान के तहत मतदाताओं की संख्या में 2.89 करोड़ की कमी आई। फिर भी 15,030 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसका मुख्य कारण प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या को 1500 से घटाकर 1200 करना होगा। इससे कुल बूथों की संख्या 1,77,516 हो चुकी है, जिससे मतदान के दिन भीड़ कम होगी और प्रबंधन बेहतर होगा। जौनपुर के मछली शहर में सर्वाधिक 94 नए बूथ बनाए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आदिसी पर सिख गुरुओं, विशेषकर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। 4 कैबिनेट मंत्रियों ने आतिशी की सदस्यता रद्द करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत भी की। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। यह सर्वेक्षण 4 सप्ताह में पूरा कर रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें RTE एक्ट 2009 के तहत अनिवार्य सुविधाओं की कमी का ब्यौरा होगा। कोर्ट ने 2017 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में सड़कों के रख रखाव के लिए अब AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में OPRSC 3 के तहत 19,327 किलोमीटर सड़कों के लिए यह निर्माण लिया गया है। 7 साल के लिए लागू इस योजना में AI और मशीन लर्निंग से सड़कों की खामियों का पता लगाया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने EPFO को 15,000 की मासिक वेतन सीमा की समीक्षा करने का निर्देश दिया। यह सीमा 2014 से नहीं बदली है, जबकि वेतन में काफ़ी वृद्धि हुई। केंद्र सरकार को 4 महीने में फैसला लेना होगा। इस कदम से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, बचत और पेंशन लाभ में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि नियोक्ता का योगदान भी बढ़ेगा।
वहीं दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए सभी जिलों में जिला स्तरीय जनगणना समितियों का गठन किया गया। इन समितियों की अध्यक्षता जिला अधिकारी करेंगे, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी और नगर निगम आयुक्त सदस्य होंगे। यह समितियां 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक जनगणना से जुड़े सभी प्रारंभिक कार्यों, प्रशिक्षण, मकान सूचीकरण और आंकड़ों के प्रकाशन का प्रभावी ढंग से संचालन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार में जनगणना की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, जिसमें प्रमंडल से लेकर नगर निकाय स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जो मोबाइल ऐप के माध्यम से पेपरलेस होगी। प्रथम चरण अप्रैल से सितंबर तक आवास गणना का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के लिए किया जाएगा। कार्य में बाधा डालने पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं दोस्तों देखिए, भगवंत मान सरकार ने सिख पंथ की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब से जुड़े शहरों को पवित्र शहर घोषित किया। इन शहरों में शराब, तंबाकू और मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को बड़े सत्र पर मनाया और उनके चरण स्पर्श वाले गाँवों को विशेष अनुदान भी दिया। इससे धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अनुराग ठाकुर ने जी राम जी योजना पर कांग्रेस को घेरा, उन पर भ्रम फैलाने और गांधी के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्थाएं जैसे जवाहर समृद्धि योजना भ्रष्टाचार का अड्डा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने तकनीक, AI और डिजिटल हाजिरी से पारदर्शिता लाई, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो चुकी है और भुगतान भी सुनिश्चित हुआ। वहीं दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग ने टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए UPI भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। अब वाहन चालक QR कोड स्कैन करके 1.25 गुना टैक्स देकर निकल सकते हैं, जिससे 2 गुना शुल्क भरने से बच सकेंगे। यह व्यवस्था कुशीनगर के हतीमपुर मुजाना टोल प्लाजा पर लागू हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों और टोल कर्मियों के बीच विवाद खत्म होंगे और भुगतान भी आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नड्डा प्रदेश भाजपा की नई कार्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वे डॉक्टरों से भी संवाद करेंगे। यह दौरा अमित शाह के हालिया दौरे के बाद हो रहा है, जो बंगाल में भाजपा की सक्रियता दर्शाता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे उतने खुश नहीं है। ट्रंप के अनुसार भारत को रूसी तेल की खरीद रोकने के कारण भारी टैरिफ चुकाना पड़ा। उन्होंने मोदी से अपने अच्छे संबंधों का जिक्र किया, लेकिन यह भी कहा कि भारत ने अब रूसी तेल व्यापार काफी हद तक कम कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ का भी उल्लेख किया। वहीं दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ गठबंधन कर लिया है। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से चूक गई। भाजपा ने शिवसेना से बात न बनने पर कांग्रेस का हाथ थामा, जिससे भाजपा पार्षद नगर अध्यक्ष चुने गए। शिंदे गुट ने इसे अभद्र युति बताया। देखिए अगली सबसे बड़ी खबर, भाजपा और शिवसेना ने मोहन भागवत के लव जिहाद संबंधी बयानों पर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। भाजपा ने कहा कि ओवैसी के पास संघ प्रमुख को चुनौती देने का नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि शिवसेना ने भागवत के विचारों का समर्थन किया। वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने लव जिहाद को राष्ट्रीय समस्या बताते हुए दावा किया कि हर साल लाखों लड़कियां इसका शिकार होती है, जिससे भारत की जनसंख्या प्रभावित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा ने कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के अवैध प्रवासियों को आवास देने के फैसले का कड़ा विरोध किया। बेंगलुरु में हुए प्रदर्शन में BVI विजेंद्र और R अशोक जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि राज्य की भूमि केवल कर्नाटक के लोगों के लिए है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर राजनीतिक लाभ के लिए भूमि का उपयोग करने का भी आरोप लगाया। वहीं दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि SIR के जरिए सरकार चोरी छिपे NRC लागू करने का काम कर रही है और सत्ता का खुला दुरुपयोग कर रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश रोजगार प्रदेश के रूप में पहचान बना। कौशल विकास मिशन के तहत योगी सरकार ने 2026 की शुरुआत में 5 जनपदों में मंडल स्तरीय रोजगार मेलों के माध्यम से 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा। प्रत्येक मेले में 100 कंपनियां 20,000 युवाओं को नौकरी देगी, जिससे पलायन रुकेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
वहीं देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सचिवों के साथ बिहार की परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्य में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश चल रहा है, जिसमें 96% परियोजनाओं की बाधाएं दूर कर ली गई है। उन्होंने रेलवे, सड़क, टेलीकॉम और पावर सेक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की जानकारी दी और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मनरेगा आंदोलन को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कांग्रेस पर अपने कार्यकाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सैनी ने मोदी सरकार की वीबीजी रामजी योजना की सराहना की, जो मनरेगा की कमियों को दूर कर पारदर्शिता लाएगी और रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। वहीं देखिए दोस्तों, मायावती को बिहार में बड़ा झटका लगा। जिला अध्यक्ष सहित 2 दर्जन नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष गौतम सहित करीब 2 दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक रामजी गौतम पर पार्टी को कमजोर करने, तानाशाही रवैया अपनाने और जाति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। यह इस्तीफा अनिल कुमार के पहले के इस्तीफे और अभिमन्यु कुशवाहा के निष्कासन के बाद आया, जो बक्सर में बसपा के भीतर गहरे अंतर्विरोध को दर्शाता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। वृंदावन में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवक ने महिला को गेस्ट हाउस बुलाया और नशीले पदार्थ पिलाकर साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी दीपक सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी जो कि है वो फरार हो चुके हैं, उनकी तलाश जारी है। यह घटना पिछले साल नवंबर में हुई थी, जब महिला को परिक्रमा मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में बुलाया गया था। वहीं देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में एक और हिंदू का कत्लेआम हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, जहां पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। इनमें दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, बजेंद्र विश्वास, खोकन दास, राणा प्रताप बैरागी और शरत चक्रवर्ती मणि शामिल है। सोशल मीडिया पर भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन यूनूस सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रेल डिवीजन के स्टेशनों पर अब हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे, जहां यात्री मामूली शुल्क पर 16 तरह की मेडिकल जांच करा सकते हैं। रिपोर्ट मोबाइल पर आपको तुरंत मिलेगी। इसके अलावा हेयर कटिंग सैलून, मोबाइल एसेसरीज काउंटर और मसाज सेंटर भी खुलेंगे। उत्तर भारत में कोहरा कम होने से विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन सुधरा। साथ ही रेल यात्रा को झटका रहित बनाने के लिए पटरियों को भी अपग्रेड किया जाएगा। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा विजन 2047 के तहत परी बजट कंसल्टेशन सत्र की शुरुआत की। इस सत्र में राज्य के दीर्घकालिक विकास और आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर मंथन किया जाएगा। उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, IT सहित विभिन्न क्षेत्रों प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य हरियाणा को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के डीरेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य ने सभी 23 प्राथमिक सुधारों को 100% लागू कर अपनी व्यापारिक नीतियों को निवेश अनुकूल और पारदर्शी बनाया। भूमि निर्माण, श्रम, यूटिलिटीज और अनुमतियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों के कारण यूपी यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। यह सफलता $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूत करेगी। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने का झूठा आरोप लगाने का आरोप लगाया। भाजपा ने केजरीवाल से सार्वजनिक माफी की मांग की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विधायकों ने विधानसभा परिषद में धरना दिया और कहा कि माफी न मिलने तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पर्यटन अब सुशासन और महिला सुरक्षा से जुड़ रहा है। 7 जनवरी से लखनऊ में लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा शुरू होगी। यह सेवा 1090 चौराहे से शुरू होकर शहर की विरासत, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की झलक दिखाएंगी। इसी के साथ देखिए, बिजली विभाग की एक मुफ्त समाधान योजना OTS का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें उपभोक्ताओं को मूल बकाया पर 20% की छूट मिलेगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने पहले चरण में 917 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व वसूला था। यह योजना 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए होगी। फरवरी में छूट घटकर 15% हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच बंद होगी। अब 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस केवल निजी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर होगा। 75 जिलों के लिए 13 निजी ATS आवंटित किए गए हैं। लखनऊ के ATS पर रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई व सीतापुर के वाहन भी जांचे जाएंगे, जिससे चालकों को लंबी दूरी तय करनी होगी।
वहीं दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया जिसमें जांच जारी रखने के साथ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी थी और एसआईटी को 6 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। इससे परीक्षा रद्द नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश की सभी डिजिटल ग्राम पंचायतों में 30 जनवरी तक अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी। इससे ग्रामीण युवाओं को सिविल सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। पंचायती राज विभाग द्वारा स्थापित इन लाइब्रेरी में इंटरनेट, कंप्यूटर, ई बुक्स और डिजिटल सामग्री जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे गाँव में रहकर ही उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, शशि थरूर ने स्पष्ट किया है कि वह कभी भी पार्टी लाइन से अलग नहीं हुए। केरल में लक्ष्य 2026 शिविर के बाद उन्होंने कहा कि उनके बयानों को अक्सर गलत समझा जाता है, जबकि वे पार्टी के रुख के अनुरूप होते हैं। थरूर ने आडवाणी का बचाव और पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर भी सफाई दी, जोर देकर कहा कि मीडिया केवल सुर्खियों पर ध्यान देती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गोवा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मित पालकर, कार्यकारी प्रमुख श्री कृष्ण परब और 3 अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जिला पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पालकर को अध्यक्ष पद से हटाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 2 सीटें जीती थी। वहीं दोस्तों देखिए, क्या अभी तक आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाया? अगर नहीं तो फरवरी में आने वाले पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में मिलने वाले 2000 रुपये तो अटकेंगे ही। साथ ही में बिहार में जल्दी शुरू होने जा रही कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1000 रुपये से भी आप हाथ धो सकते हैं। बिहार सरकार ने किसानों की मुश्किल आसान करते हुए विशेष कैंप लगाने की घोषणा की है ताकि सभी किसान अपनी फार्मर आईडी बनवा सकें। बिहार सरकार 6 से 9 जनवरी तक फार्मर आईडी बनवाने के लिए विशेष कैंप का आयोजन कर रही है। वहीं देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी के मोरी तहसील के गुराड़ी गांव में बुधवार सुबह भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 3 आवासीय भवन जलकर राख हो गया। इस घटना में 14 मवेशियों की जिंदा जलने से मौत हो गई और 3 परिवार इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। राजस्व विभाग ने प्रभावित परिवारों को कंबल, तिरपाल और 5000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की। वहीं अगली खबर देखिए, उड़ीसा में जारी शीतलहर से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। झारसुगुड़ा में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 73 वर्षों का सबसे कम तापमान है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार यह रिकॉर्ड 1953 के बाद बना। राज्य के अन्य शहरों में भी पारा लगभग गिर चुका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और गिरावट और घने कोहरे की आशंका जताई। चलिए अगली खबर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 जनवरी को जालंधर के डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इनोवेशन समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। वह विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को डिग्रियां और 31 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगी। यह NIT जालंधर में 15 साल बाद किसी राष्ट्रपति का आगमन है, जो छात्रों और संस्थान के लिए प्रेरणादायक होगा और ऐतिहासिक क्षण भी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं अंतिम चरण में लागू की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नीतीश सरकार पर बिहार निवास को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगा। RJD का कहना है कि 1994 में लालू प्रसाद द्वारा निर्मित यह भवन मजबूत है और हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण हुआ। आरोप लगाया गया कि लालू प्रसाद के नाम का शिलालेख हटाने और राजनीतिक ईर्ष्या के कारण इसे ध्वस्त किया जा रहा है। इससे 500 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिकी कार्रवाई को जंगल कानून बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाकर उन पर ड्रग्स और हथियारों का आरोप लगाया। विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचोडा ने देश की आज़ादी का भी आह्वान किया।